हेलो एवरीवन, वेलकम अनफिल्टर्ड अनफिल्टर्ड सीएससी। आज की वीडियो में हम लोग जो है नई सीरीज़ एक स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग बीपीएससी के पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे, वो भी टॉपिक वाइज। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके बीपीएससी में पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई यू शुड वॉच दिस वीडियो। ठीक है, सबसे पहले तो आपका आने वाले टाइम में आई थिंक 15 सितंबर को आपका बीपीएससी का एग्जाम कंडक्ट होगा। ठीक है, तो आपको पीवाईक्यूज पे कमांड होना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा पीवाईक्यूज आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पीवाईक्यूज के कमांड के लिए हम लोग टॉपिक वाइज या फिर सब्जेक्ट वाइज आप कह लीजिए, इसके लिए हम लोग पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट है एक्टिव रिकॉल वर्सेस पैसिव रिकॉल। देखो, पैसिव रिकॉल क्या होता है कि आप बुक पढ़ के टॉपिक रिवाइज कर रहे हो, दैट इज़ पैसिव रिकॉल, आप सिर्फ रीड कर रहे हो। लेकिन जो हम लोग क्विज सॉल्व करेंगे अभी, जो आपके पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर, वो हमारा एक्टिव रिकॉल होगा। वहाँ पे एक्चुअली अपना ब्रेन यूज़ करोगे और आंसर तक पहुँचने की कोशिश करोगे। ठीक है, जो कि आपको करना शुरू कर देना चाहिए, बिकॉज अभी काफ़ी कम टाइम रह गया है। सो यू शुड बी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द पीवाईक्यूज। ठीक है, सो आई थिंक एक्टिव रिकॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्टिव रिकॉल ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है रादर देन पैसिव रिकॉलिंग। ठीक है, तो पीवाईक्यूज की मदद से हम लोग अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट है टू द पॉइंट स्टडी। जब आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको पता चलता है कि किस स्पेसिफिक टॉपिक से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं हर सब्जेक्ट में। ठीक है, तो ये वीडियोस बिगनर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो देख सकते हैं जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग इसमें बीपीएससी के प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे, तो इससे देख के पता लगा सकते हैं कि कहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और जिनका एग्ज़ाम है अभी आने वाले टाइम में, उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो अपनी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास बहुत सिंपल सा। देखो, मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आपको वीडियो पॉज करके खुद इसको आंसर करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ इकोनॉमी डज इंडिया हैव? ऑप्शन ए सोशलिस्ट, ऑप्शन बी गांधी, ऑप्शन सी मिक्स्ड, एंड ऑप्शन डी है आपके पास फ्री इकोनॉमी। ठीक है, तो पॉज करके इसका आंसर देखिए। ओके, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, वी हैव मिक्स्ड इकोनॉमी। अब एक बार क्विकली इन चारों ऑप्शंस को देख लेते हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहले सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है, इसमें आपका जो गवर्नमेंट है वो सब कुछ ओन करती है, लाइक फैक्ट्रीज हो गई, कंपनीज हो गई। ठीक है, जो भी रिसोर्सेज हैं वो गवर्नमेंट ओन करती है। इसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है कि इसमें जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है, वो इक्वालिटी है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या चाहती है कि सब लोगों में रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हों। ठीक है, अगर प्राइवेट ओनर्स के हाथ में सब कुछ आ जाएगा तो जो गरीब लोग होंगे उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे इक्वालिटी को इंश्योर करने के लिए मेन जो इसका सोशलिस्ट का जो पर्पस होता है वो होता है इक्वालिटी इंश्योर करना। ठीक है, तो दिस इज़ द सोशलिस्ट इकोनॉमी। और ये कहाँ पे फॉलो होता है? ये पहले फॉर्मर यूएसएसआर में, रशिया में ये फॉलो हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास है गांधीन इकोनॉमी। अब गांधीन इकोनॉमी क्या है? ये महात्मा गांधी के आइडियल्स पे बेस्ड है। इसमें हमारा जो पर्पस है वो क्या होता है? देखो, इसमें हमारा है सेल्फ रिलायंस। ठीक है, ये आपने सुना होगा पीएम के मतलब काफ़ी बार आपने उनके मुंह से सुना होगा, सेल्फ रिलायंस हमें अचीव करना है। ठीक है, तो ये लोग क्या फोकस करते हैं यहाँ पे गांधीन इकोनॉमी में? विलेजेस पे ज़्यादा फोकस करने के लिए बोलते थे महात्मा गांधी कि हमें विलेजेस पे ज़्यादा फोकस करना है, हमें सेल्फ रिलायंट बनना है। ठीक है, और एक डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी चाहिए। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन पे ज़्यादा ये लोग फोकस करते हैं। आप चाहो तो उसके नोट्स बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो एक एक ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड का मतलब क्या होता है कि प्राइवेट इकोनॉमी, प्राइवेट ये जो फ्री हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, फ्री इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी, इन दोनों का जो मिक्सचर है, इसका क्या मतलब होता है मिक्स्ड का? कि प्राइवेट और सोशल यानी कि गवर्नमेंट मिलके आपस में काम करेंगे। ठीक है, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलके कोलैबोरेट करके आपस में काम करेंगे। प्राइवेट काम करेगा तो इससे क्या होगा? आपकी ग्रोथ इंश्योर होगी। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा और एफिशिएंसी आएगी। और अगर गवर्नमेंट काम करेगी तो ये मेक श्योर करेगी कि जो गरीब लोग हैं उनकी नीड्स इग्नोर ना हो। ठीक है, तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी है जो इंडिया फॉलो करती है। ठीक है, और फ्री इकोनॉमी क्या हुई? जहाँ पे प्राइवेट ओनर कॉरपोरेट्स के हाथ में सारा कंट्रोल आ जाता है, ये यूएस फॉलो करता है। ठीक है, कौन फॉलो करता है? यूएस। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इट विल बी ट्रू to classify India as a food deficit economy, a labor surplus, a trade surplus, a capital surplus। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, पॉज करके आंसर दीजिए इसका। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा
इंडिया एज अ लेबर सरप्लस इकोनॉमी, ठीक है, हम लोग लेबर सरप्लस हैं। देखो ऑप्शन ए तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दोगे, फूड डेफिसिट तो नहीं है हम तो उल्टा फूड एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये तो 1970s या 60s की बात हुआ करती थी जब हम फूड डेफिसिट इकोनॉमी थे, लेकिन अभी हमने काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया है, तो ऑप्शन ए ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, ट्रेड सरप्लस इकोनॉमी, नो वी आर नॉट ट्रेड सरप्लस इकोनॉमी, ये चीज़ आपको याद रखनी है, वी आर ट्रेड डेफिसिट, ठीक है। हम लोग इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं, हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो ज़्यादा होता है, हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं। हमारा जो करंट अकाउंट होता है वो हमेशा डेफिसिट में होता है, ठीक है। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट क्या होता है, इसके लिए आप मेरी बैलेंस ऑफ पेमेंट वाली वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है। बट वी आर डेफिनेटली नॉट ट्रेड सरप्लस इकोनॉमी, तो ये ऑप्शन जो है वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका लेबर सरप्लस, येस वी हैव अ लॉट ऑफ लेबर, ठीक है। हम लेबर सरप्लस इकोनॉमी है, इसलिए बोला भी जाता है कि इंडिया में मोर वर्कर्स अवेलेबल हैं रादर देन द नंबर ऑफ जॉब्स, ठीक है। अनएम्प्लॉयड रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, लॉट ऑफ पीपल आर विलिंग टू वर्क, लेकिन उतनी इनफ जॉब्स नहीं है, तो डेफिनेटली वी आर लेबर सरप्लस इकोनॉमी, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड टू कैलकुलेट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जिसने बेसिक इकोनॉमी कवर की है, जीडीपी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, वो उसको आंसर कर देगा, ठीक है। आई होप आपने इसका आंसर कर दिया होगा। तो ऑप्शन ए हमारे पास प्रोडक्ट मेथड, नेक्स्ट है डिमिनिशिंग कॉस्ट मेथड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। इसने पूछा है नॉट अ मेथड, कौन सा मेथड नहीं है, तो देखो इनकम मेथड तो है, जीडीपी कैलकुलेट करने का तरीका, कितने मेथड होते हैं जीडीपी कैलकुलेट करने के, ठीक है। एक तो ये है इनकम मेथड, ठीक है, जितनी भी इनकम आ रही है इकोनॉमी में, चाहे वो प्रॉफिट से आ रही हो या फिर किसी भी वेजेस से आ रही हो, वो सब ऐड कर दो तो आप इससे भी आपकी जीडीपी आ जाती है, ठीक है। दूसरा क्या है आपका एक्सपेंडिचर मेथड, ये भी है, ठीक है। जितना भी खर्चा हो रहा है वेजेस देने में या फिर रेंट देने में, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन सबको ऐड कर दो, इससे भी क्या आ जाती है, जीडीपी आ जाती है, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट मेथड, और तीसरा ये है डिमिनिशिंग कॉस्ट मेथड। तो ऑफ कोर्स ये डिमिनिशिंग कॉस्ट मेथड जो है ये मेथड नहीं है जीडीपी कैलकुलेट करने का, तो बी विल बी द आंसर यहाँ पे, ठीक है। डिमिनिशिंग कॉस्ट मेथड कोई मेथड नहीं है। प्रोडक्ट मेथड भी एक और मेथड है जिससे जीडीपी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो आप इसे रिवाइज कर लीजिए, प्रोडक्ट मेथड या प्रोडक्शन मेथड जो भी आप बोल सकते हैं, बट दीज 3 आर द मेथड जिनसे हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। प्रोडक्शन में क्या होता है कि हम लोग वैल्यू ऑफ गुड्स जो प्रोड्यूस हुए हैं पूरे एक साल के अंदर हमारी इकोनॉमी में, उनकी वैल्यूज़ को हम लोग ऐड कर लेते हैं, जिससे हमारा जीडीपी आ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जीडीपी कैलकुलेट करने के 3 तरीके हैं, इनकम मेथड, जितनी जहाँ से जो इनकम कमा के ला रहा है उसको ऐड कर दो, जीडीपी आ जाएगी। एक्सपेंडिचर ऐड कर दो सारे, उससे भी जीडीपी आती है। प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस हो रहा है इकोनॉमी में, उससे भी जीडीपी आ जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिमिनिशिंग कॉस्ट मेथड, ये नहीं है मेथड, ठीक है। दिस इज समथिंग एल्स, बट दिस इज नॉट रिलेटेड टू जीडीपी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से, हिंदू ग्रोथ रेट इज रिलेटेड टू, ठीक है, इसका आंसर दीजिए आप लोग फटाफट से। हिंदू ग्रोथ रेट इज रिलेटेड टू, इसका आंसर होगा जीडीपी, ठीक है। ये भी पीवाईक्यू है, सारे ही प्रीवियस ईयर हैं, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो जीडीपी हो जाएगा आपका। अब इस रिलेटेड जो हमें इन्फॉर्मेशन जो हमें पता होनी चाहिए वो देख लीजिए। हिंदू ग्रोथ रेट इज रिलेटेड टू जीडीपी, ठीक है, इट इज़ रिलेटेड टू जीडीपी। और ये जो टर्म है ये कॉइन किसने किया था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है रिपीट होके, तो प्रोफेसर राज कृष्णा ने इस टर्म को जो है कॉइन किया था, और ये 1978 में दिया था। देखो इसमें ये बात क्या कर रहा है, हिंदू ग्रोथ रेट, ठीक है, थोड़ा बहुत इसके बारे में मालूम होना चाहिए। तो हिंदू ग्रोथ रेट जो टर्म है, इसने जो है जीडीपी के बारे में बात करी थी। देखो हुआ क्या था ना, 1950s के बीच से लेकर के 1980s के बीच में जो हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो बहुत स्लो थी, इट वॉज़ वेरी स्लो, ठीक है। तो जो उस टाइम के इकोनॉमिस्ट थे राज कृष्णा, तो उन्होंने इसी स्लो जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में बात करी थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जीडीपी, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द इकोनॉमिस्ट हु फॉर द फर्स्ट टाइम साइंटिफिकली डिटरमाइन द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, इसका आंसर होगा बी, वी के आर वी राव, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वी के आर वी राव, ये आपको पता होना चाहिए, इन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम नेशनल इनकम डिटरमाइन किया था, ठीक है। तो ईयर आपको पता होना चाहिए सबसे पहले, तो 1931 के अराउंड जो है इन्होंने पहला अटेम्प्ट किया था नेशनल इनकम डिटरमाइन करने का, ठीक है। देखो इससे रिलेटेड, नेशनल इनकम से रिलेटेड ना, आपको इनका नाम भी पता होना चाहिए, दादा भाई नारोजी का, ठीक है। इनका भी बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, देखो इन्होंने जो है, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू अटेम्प्ट एन एस्टिमेट ऑफ इंडियाज़ नेशनल इनकम, ठीक है। इन्होंने कोशिश करी थी बट ये निकाल नहीं पाए थे, तो ही ट्राइड अटेम्प्टिंग, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने कोशिश करी थी, ठीक है। तो आपको देखना है क्वेश्चन किस लैंग्वेज में पूछ रहा है वो, ठीक है। अगर इसने पूछा है कि किसने एस्टिमेट किया, ऑप्शन में अगर वी के आर वी राव दिया है तो आप इनको टिक करेंगे, और अगर पूछा कि किसने अटेम्प्ट किया, पहली बार कोशिश किसने करी थी, तो वो दादा भाई नारोजी, ठीक है, ओके।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये भी काफ़ी सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसेज और इंस्टीट्यूट्स रिलीजेज द डेटा ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया? ऑप्शन ए है आपके पास NSSO, ऑप्शन बी है CSO, ऑप्शन सी हो जाएगा नीति आयोग प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ऑप्शन डी हो जाएगा नन ऑफ द अबव। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है। सबसे पहले तो नीति आयोग आपको मालूम होना चाहिए, नीति आयोग का काम क्या होता है। इट इज़ अ थिंक टैंक। ठीक है, लक्ष्मीकांत पढ़िए सबने, नीति आयोग एक चैप्टर है आपका किसमें, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में पहला चैप्टर आपका यही पड़ता है नीति आयोग का। तो इट इज़ अ थिंक टैंक। ठीक है, इसका काम नहीं है नेशनल इनकम से, इसका दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है। ये तो एक थिंक टैंक है जो इनोवेशन की बात करता है और भी चीज़ों की बात करता है। ठीक है, तो नीति आयोग इसमें से हट जाएगा। ठीक है, दूसरा CSO इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है ये रिलीज़ करता है नेशनल इनकम हमारा। ठीक है, ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ईयर द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियाज पर कैपिटा इनकम एट कांस्टेंट प्राइस वाज द हाईएस्ट ड्यूरिंग द पीरियड 1951 से लेकर के 2015-16 तक? ये क्या पूछ रहा है कि 1950 से लेकर के 2015 तक कौन सा ऐसा पीरियड था, कौन सा ऐसा साल था जिसमें हमारी नेशनल इनकम जो है वो सबसे हाईएस्ट, मतलब ग्रोथ रेट जो थी हमारी सबसे ज़्यादा थी। ठीक है, तो कौन सा ईयर था वो? इट वॉज ऑप्शन बी 2010 से लेके 11 तक का जो साल था उसमें हमारी जो ग्रोथ थी वो अभी तक की सबसे ज़्यादा 2015 ये 1950 से लेके 2015 इन दोनों के बीच में सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट ग्रोथ रेट देखी गई है, वो साल जिसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रोथ रेट हमारी GDP में आई है वो है 2010 एंड 11, ये वाला ईयर। ठीक है, तो ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज टॉप्ड द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स? देखो ये 2020 में पूछा गया है, बट अभी इस क्वेश्चन का रिलेवेंस नहीं है। ठीक है, हमें क्या करना है जान के कि उस टाइम किस कंट्री ने टॉप किया था, हमें तो इसमें वैल्यू एडिशन करना है। आपको ये पता चल गया होगा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स और ये सब चीज़ें पूछता है BPSC, तो हम लोग इसमें ना हम लोग इसको अपडेट करते हैं फटाफट से। ठीक है, तो देखो इसमें बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स सबसे पहले कौन प्रिपेयर करता है? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ये पूछ सकता है। दूसरा, इंडिया का स्कोर पूछ सकता है। इंडिया का जो स्कोर है अभी, ठीक है, देखो इसका जो डेटा है ना वो 2020 के बाद से अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो इंडिया का कितना स्कोर है? 0.49। ठीक है, ये डेटा आपको याद रखना है, ये पूछ सकता है अभी। ठीक है, उसके बाद अब आंसर करते हैं इस क्वेश्चन का। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज टॉप्ड इन द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स? तो उसका आंसर होगा आपका सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर ने किया है, इसका स्कोर क्या था? 0.88। ठीक है, ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड मैनेजमेंट इन इंडिया? ठीक है, कौन सा इनमें इन ऑप्शंस में से ऑब्जेक्टिव नहीं है फूड मैनेजमेंट का? पहला ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स। ठीक है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स, मेंटेनेंस ऑफ फूड ग्रेन्स बफर स्टॉक, एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स। ऑप्शन ई हो गया नन ऑफ द अबव और मोर देन द अबव। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या, आंसर क्या होगा इसका बताइए? इसका आंसर होगा ई। ठीक है, ये सारे ही ऑब्जेक्टिव्स हैं फूड मैनेजमेंट के। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, ये हम किसके थ्रू करते हैं? PDS के थ्रू करते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। प्रोक्योरमेंट ये कौन करता है? FCI करता है गवर्नमेंट के कहने पे। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ फूड ग्रेन्स बफर स्टॉक ये भी सरकार करती है, हमारी APMC मंडी चलती है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स, ये भी हम लोग करते हैं। तो ये सारे ही हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। द साइज ऑफ द मार्जिनल लैंड होल्डिंग इन इंडिया इज, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी लेस देन 1 हेक्टेयर। ठीक है, मार्जिनल लैंड होल्डिंग हमारा साइज़ क्या है? 1 हेक्टेयर, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये फैक्ट है, इसको याद कर लो, लेस देन 1 हेक्टेयर। वैसे भी लैंड फ्रेगमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है अब। ठीक है, तो ज़मीनों का जो साइज़ है वो छोटा होता जा रहा है, तो लेस देन 1 हेक्टेयर है हमारा साइज़ ऑफ द मार्जिनल लैंड होल्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 ये बिहार स्पेसिफिक है। द एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स इन बिहार इन कंपैरिजन विद अदर स्टेट इज? ऑप्शन ए लोएस्ट, ऑप्शन बी सेकंड लोएस्ट, ऑप्शन सी हाईएस्ट, ऑप्शन डी सेकंड हाईएस्ट एंड ऑप्शन ई हो गया आपका नन ऑफ द अबव। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सेकंड लोएस्ट। सेकंड लोएस्ट है हमारा एवरेज साइज लैंड होल्डिंग्स इन बिहार इन कंपैरिजन विद अदर स्टेट्स। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ओके, द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स इन GDP। ठीक है, GDP में शेयर पूछ रहा है वो एग्रीकल्चर का। ठीक है, हम लोग एग्रीकल्चर का तो देखेंगे ही, साथ में हम लोग ये मैन्युफैक्चरिंग का और सर्विस का ये भी देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको पता है आप कमेंट में आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। ठीक है, एग्रीकल्चर का शेयर बताइए, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसिंग, इन तीनों का शेयर आपको बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है आपका 22%, ऑप्शन सी है 33%। ठीक है, और
ऑप्शन बी है 80%, ऑप्शन डी है 15%। क्या आंसर होगा इसका? 80% तो काट ही दो, ठीक है, इतने भी बैकवर्ड नहीं रहे हैं हम, 80% इकनॉमी हमारी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। इसका आंसर है आपका 15%, ठीक है। जो आपकी पूरी जीडीपी है, ठीक है, उसमें 15% जो है वो एग्रीकल्चर का शेयर है, ठीक है। समझ में आया सबको? एग्रीकल्चर का शेयर है 15%, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें आपका सर्विस सेक्टर की, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग देखो, सर्विस जो है वो 55%, मोर देन 50% जो सेक्टर है हमारा, ये सर्विस सेक्टर है, ये मोर देन 55% कंट्रीब्यूट करता है हमारी जीडीपी में, ठीक है। और अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, तो ये कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 28 to 30%, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ओके, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। द एवरेज यील्ड ऑफ अ कॉटन इज हाईएस्ट इन इंडिया फॉर द स्टेट ऑफ, ऑप्शन ए हो गया आपका वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी हो गया आपका आसाम, ऑप्शन ये बी है बिहार, ये ऊपर नीचे हो गया थोड़ा, ओके। ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ई हो गया आपका नन ऑफ दी अबव, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए मुझे, ठीक है। इसका आंसर होगा आसाम, ठीक है। एवरेज यील्ड जो कॉटन की है वो हाईएस्ट है आपका आसाम में, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं अब। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाथवे टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर, ठीक है। इन पांचों में से कौन से ऐसे वे हैं जिसमें हम अपने एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो गया आपका एफिशिएंट इरिगेशन, ऑप्शन बी हो गया क्वालिटी सीड्स, ऑप्शन सी हो गया यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, ऑप्शन डी हो गया यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स। बताइए इसका आंसर क्या है? ओके, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, इसका ऑप्शन होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, ठीक है। बिकॉज ये सारे ही पाथवे हैं प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के एग्रीकल्चर में, ठीक है। आप एफिशिएंट इरिगेशन, क्वालिटी ऑफ सीड्स, ये सब जो तरीके हैं इससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है एग्रीकल्चर की, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश क्रॉप, ठीक है। ऑप्शन ए जूट, ऑप्शन बी ग्राउंडनट, ऑप्शन सी जवार, ऑप्शन डी शुगर केन। बताइए इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले क्या आपको मालूम है कैश क्रॉप क्या होती हैं? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। कैश क्रॉप्स क्या होती हैं बताइए? ओके, तो कैश क्रॉप्स आपकी वो क्रॉप्स होती हैं जो आपका प्रॉफिट मोटिव के लिए उगाई जाती हैं, ठीक है। इन्हें बेचने के लिए उगाते हैं मार्केट में, प्रॉफिट मोटिव के लिए उगाया जाता है, ठीक है, नॉट फॉर डायरेक्ट कंजप्शन, ठीक है। तो देखो आप जूट देखो, जूट का कितना बड़ा मार्केट है, तो जूट जो है वो तो है कैश क्रॉप, ठीक है। दूसरा आते हैं ग्राउंडनट, ग्राउंडनट भी कैश क्रॉप है, ठीक है। ग्राउंडनट से क्या बनता है आपका? ऑयल बनता है, ठीक है। तो ये भी कैश क्रॉप हो गई। शुगर केन से हम लोग चीनी एक्सपोर्ट करते हैं बाहर की कंट्रीज़ में, ठीक है। तो शुगर केन इज़ ऑल्सो अ कैश क्रॉप। जवार इज़ नॉट अ कैश क्रॉप, ठीक है। ये डायरेक्ट कंजप्शन के लिए यूज़ होती है, जवार को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए नहीं उगाया जाता, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन सी जवार, ठीक है। ओके, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो गया इसका वीट, ऑप्शन बी हो गया इसका ऑयल सीड्स, ऑप्शन सी हो गया राइस, ऑप्शन डी हो गया पल्सेस। इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका ऑयल सीड्स, ठीक है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में आपका वीट भी इंक्लूडेड है, राइस भी इंक्लूडेड है, पल्सेस भी इंक्लूडेड है, सिर्फ ऑयल सीड्स नहीं है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा वैल्यू एडिशन कर लेते हैं जो आपको पता होना चाहिए। इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम सबसे पहले तो, और ये लॉन्च हुआ था आपका 2007 में। ये आपका ईयर हो गया नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो भी स्कीम्स होती हैं फूड वगैरह से रिलेटेड या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इरिगेशन वगैरह, ये सब आपका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इसका एम क्या था नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का? इसका एम था टू इंक्रीज़ द प्रोडक्शन, ठीक है। ये राइस, व्हीट, पल्सेस और कमर्शियल क्रॉप्स का, ठीक है, इन सब का प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना था इसका मिशन, ठीक है। इसका एम एक और था टू रिस्टोर द सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है, रिस्टोर सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है। ओके, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये जो है आपका वैल्यू एडिशन है, इसको आप नोट कर सकते हैं अपना, ठीक है, नोटबुक में। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिश इंडस्ट्री इन इंडिया इज़, इसका आंसर बताइए। ऑप्शन ए हो गया आपका एट डीप वाटर, ऑप्शन बी हो गया एट अबव सी कोस्ट, ऑप्शन सी हो गया एट कल्चरल इनलैंड, ऑप्शन डी हो गया आपका एट नेचुरल इनलैंड, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका एट कल्चरल इनलैंड, ठीक है। समझ में आया? क्लियर हो गया ना? ऑप्शन सी है इसका आंसर एट कल्चरल इनलैंड, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे किया है देखो। डीप वाटर मतलब समुद्र के बहुत अंदर जाके, तो ये तो वैसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है, एट डीप वाटर नहीं होगा। और इसमें एक चीज़ और देखने वाली है कि यहाँ नेचुरल इनलैंड और कल्चरल इनलैंड, ठीक है, ये दोनों सिमिलर से दिखने वाले ऑप्शन हैं, ठीक है।
तो आपने अगर PYQ सॉल्व किए होंगे यूपीएससी के काफ़ी बार, या फिर तो ऐसे मतलब ये ट्रैप में लाइक एग्जामिनर ऐसा ट्रैप सेट करते हैं, ठीक है। एक जैसे कभी भी आपको दो ऑप्शंस दिखे ना, तो आंसर हमेशा उन्हीं दोनों में से होता है, या PYQs जैसे जैसे सॉल्व करेंगे आपको पता चलता रहेगा, ठीक है। तो डीप वाटर एलिमिनेट हो सकता था ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, इन दोनों में से, एट कल्चरल इनलैंड एंड एट नेचुरल इनलैंड, इन दोनों में से करेक्ट आंसर था। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखो फिश जो है आपका कल्चर मतलब एक इनलैंड, एक आपका इनलैंड वाटर बॉडी है, ठीक है, उसमें फिश कल्चरिंग की जा रही है, मतलब फिश को वहाँ पे पाला जा रहा है, ठीक है, आर्टिफिशियल मीडियम से वहाँ पे फिशेस को रखा जा रहा है, तो इसका सेक्टर ज़्यादा बड़ा है। नेचुरल मतलब कि वहाँ नेचुरली फिशेज हैं। नेचुरल इनलैंड मतलब एक ऐसी वाटर बॉडी जहाँ पे नेचुरली फिश पाई जाती हैं, और कल्चरल इनलैंड मतलब जहाँ पे आर्टिफिशियली फिशेस को कल्चर किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फिश इंडस्ट्री जो है हमारी कल्चर इनलैंड हो जाएगी, ठीक है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। द ब्लैक रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू ऑप्शन ए फिश प्रोडक्शन, ऑप्शन बी कोल प्रोडक्शन, ऑप्शन सी क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, ऑप्शन डी मस्टर्ड प्रोडक्शन, ऑप्शन ई नन ऑफ दी अबव। ओके, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये इसको सॉल्व करके बताइए। इसमें मुझे लगता है आई थिंक आप ऑप्शन ए एलिमिनेट कर दोगे। फिश प्रोडक्शन तो ब्लू होना चाहिए, है ना। मस्टर्ड भी नहीं होना चाहिए, मस्टर्ड होता तो येलो रिवोल्यूशन होता या फिर कोई और होता, ठीक है। आपको कन्फ्यूजन होगी कोल में और क्रूड ऑयल में, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। ब्लैक रिवोल्यूशन बी और सी में से क्या ऑप्शन होगा इसका। तो इसका आंसर होगा क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, ठीक है। क्रूड ऑयल प्रोडक्शन से रिलेटेड है आपका ब्लैक रिवोल्यूशन, ठीक है। अब कुछ मेजर रिवोल्यूशन है जो आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो देखो ग्रीन रिवोल्यूशन सबको पता है, फूड ग्रेन्स के लिए हुआ था। वाइट रिवोल्यूशन आपका हुआ था, इसको आप नोट कर सकते हो अपने उसमें नोटबुक में। वाइट रिवोल्यूशन हुआ था आपका मिल्क के लिए। ब्लू हुआ था आपके लिए, ब्लू रिवोल्यूशन हुआ था फिश के लिए, ठीक है। ब्लू रिवोल्यूशन फिश के लिए हुआ था। नेक्स्ट है आपका येलो रिवोल्यूशन हुआ था आपका मस्टर्ड के लिए, ठीक है। पिंक रिवोल्यूशन हुआ था आपका किसके लिए। पिंक को यूज़ किया जाता है अनियन के लिए भी, और मीट या पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए भी। तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अगर आपको ऑप्शन में कहीं लाइक पिंक रिवोल्यूशन पूछ रहा है, आपको अनियन दिख जाए तो आप अनियन टिक मारिए, मीट भी दिख जाता है तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, तो ये दो लास्ट क्वेश्चन हैं अपने पास। ओके, द ऑब्जेक्टिव ऑफ PM कुसुम स्कीम इज, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका। ऑप्शन ए टू रिड्यूस फार्मर्स डिपेंडेंस ऑन मानसून फॉर इरिगेशन, टू रिड्यूस फार्मर्स डिपेंडेंस ऑन मनी लेंडर्स फॉर क्रेडिट, प्रमोशन ऑफ फ्लोरिकल्चर इन इंडिया, टू रिमूव फार्मर्स डिपेंडेंस ऑन डीजल एंड कैरोसिन एंड लिंक पंप सेट्स टू सोलर एनर्जी, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। वैसे भी गवर्नमेंट आजकल काफ़ी ज़्यादा कुछ कर रही है सोलर एनर्जी के लिए, ठीक है। तो PM कुसुम किस लिए था कि सोलर एनर्जी यूज़ करके हम लोग पंप सेट्स बनाएं और क्या करें, डीजल और केरोसिन पे हमारी डिपेंडेंस कम हो, ठीक है। और हम ये पंप बनाएं जिससे वाटर निकले बाहर, और क्या हो, ये इस पे लाइक पानी जो है, हमारी जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से फुलफिल हो जाए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा डी। अब इसके बारे में कुछ बेसिक सी चीज़ें हम लोग पढ़ लेते हैं PM कुसुम स्कीम के बारे में, ठीक है। तो ये लॉन्च हुई थी आपकी 2019 में सबसे पहले तो, ठीक है। 2019 में आई थी। किसने लॉन्च किया था, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है, MNRE। ओके, क्लियर हो गया इतना, ठीक है। इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव भी पूछ लेते हैं। टू प्रोवाइड एनर्जी सिक्योरिटी टू फार्मर्स, ठीक है, एनर्जी सिक्योरिटी टू फार्मर्स। ओके, और एक चीज़ और आपको मैं और एडवाइस करूँगी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट स्कीम है, एग्रीकल्चर हो गया, फूड सिक्योरिटी हो गया, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जैसे मनरेगा हो गया, ये सब ना काफ़ी पूछ लेता है। ये काफ़ी सारे स्टेट एग्जाम्स में रिपीट हो के पूछता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, ठीक है, सारी नहीं याद करनी है, बट हाँ एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड, ठीक है, और फूड जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब आपको जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो अभी तक चल रही हैं, ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हो गई, वो आपको अच्छे से याद करना है, कब लॉन्च हुई थी, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, वो सब इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु डिटरमाइन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन इंडिया। ऑप्शन ए हो गया द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, ऑप्शन बी हो गया एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, ऑप्शन सी हो गया फाइनेंस कमीशन, ऑप्शन डी हो गया नाबार्ड, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। ये डिटरमाइन करता है MSP, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछे कि अप्रूवल कौन देता है, तो अप्रूवल जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है।
अप्रूवल आता है फाइनेंस मिनिस्ट्री से। ये लोग सिर्फ डिटरमाइन करेंगे एमएसपी कितना दिया जाना चाहिए, लेकिन जो फाइनल अप्रूवल आता है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से ही आता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। हम लोग और भी सब्जेक्ट्स के इस तरीके से PYQs लेकर आएंगे, जहाँ पे हम आपको PYQ बेस्ड मेथड से आपको हम रिवीजन कराएंगे, ठीक है। और अगर आपको इस PDF की लाइक इस पूरे डॉक्यूमेंट की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।